उसको मानते हुए तो मैं सभी को आज जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण जी। आईआई की इस जीएसटी के ऊपर वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मेन स्पीकर हमारे सीए शशांक गुप्ता जी के मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स, डिविजनल चेयरमैन, सीसी मेंबर्स, हमारे विभिन्न चैप्टरों के चेयरमैन, सेक्रेटरीज, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चैप्टर ने अपना ऑर्गेनाइज करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी बहुत अच्छी गई होगी और सबने उसका कवरेज भी पूरा करा होगा और लीज होल्ड से फ्यूल के ऊपर अपनी बात स्पष्टता वहां पे रखी होगी। और उम्मीद है कि कल के पेपरों में हमारे लगभग लगभग 35-36 चैप्टर्स ने इस पर सहमति दी थी और उम्मीद करता हूँ सभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी जाएगी और उसका एक हमको अच्छा कवरेज और फुटेज मिलेगा। तो साथियों, जैसे हम हर शुक्रवार को एक बैठक रखते हैं एक अहम मुद्दे के ऊपर, अहम पॉइंट के ऊपर, ताकि हम अपने मेंबर्स को उसके बारे में जानकारी और चीजें बता सकें। तो इस बार की जो हमारी शुक्रवार जो बैठक है वो है, उसका मेन मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी के ऊपर जो लेटेस्ट चेंजेस, अभी 9 तारीख को भी जीएसटी काउंसिल की एक बैठक थी जिसके अंदर में जीएसटी काउंसिल में कुछ करेक्शंस और अमेंडमेंट्स करे थे और प्रेस रिलीज के माध्यम से वो सबको बताया भी था और उसमें से शायद कुछ नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं। तो उसी सिलसिले में जो लेटेस्ट अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, हमारे बीच हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री शशांक गुप्ता जी उपलब्ध हैं और वो आपको इन सब के बारे में बताएंगे। अभी मैं उसमें चर्चा कर रहा था कि एक अमेंडमेंट हुआ था फूड से संबंधित, जिसमें 1905 एचएसएन कोड पे 18% था, 18% से 12% जीएसटी कोड किया गया था। तो उसमें भी कुछ एनॉर्मलीज थी क्योंकि कुछ लोग उस कैटेगरी में 12% से चार्ज कर रहे थे। मेरे पास भी कानपुर से कुछ लोगों के फोन आए थे कि भाई नमकीन में तो 12 ही है। तो उन सब पे भी अभी हमारे बीच जो हमारे आज के मेन स्पीकर हैं शशांक जी, सभी को एंटरटेन करेंगे। तो मैं समय को देखते हुए मैं अधिक न कहते हुए अपने शशांक गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का अपना प्रेजेंटेशन और जीएसटी काउंसिल में हुई जो नई अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में हमारे सभी मेंबर्स को बताएं। जी शशांक जी। धन्यवाद धन्यवाद आलोक जी। आ, हमारे बीच उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी उद्यमीगण and friends, like always, it is a pleasure to be here to shoulder this responsibility to discuss and deliberate upon the recent changes and amendments in GST law. एंड जैसा आलोक जी ने भी मेंशन भी किया कि जो रिसेंट हमारी 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 9th ऑफ सितंबर को रिसेंटली कंक्लूड हुई और उसके बाद प्रेस रिलीज के माध्यम से और कुछ सर्कुलर्स के माध्यम से जो हमारे पास अमेंडमेंट्स और चेंजेस अवेलेबल हैं जीएसटी लॉ के, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। और उसमें एक हमारा कोशिश ये है कि आज हम वो स्पेसिफिक चेंजेस डिस्कस करें क्योंकि समय की भी बाध्यता है, जो लार्जली पर्टिकुलरली एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल है। इससे पहले कि मैं जीएसटी काउंसिल के चेंजेस पे जाऊं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जो रिसेंटली गुवाहाटी हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस करी है। आप सभी को जानकारी होगी कि जैसे आप सभी के जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ था तो 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ और 17, 18, 18, 19, 19, 20 ईयर ऑन ईयर असेसमेंट्स की जा रही हैं जीएसटी की। और पर्टिकुलरली जो स्टेट फॉर्मेशन है वो प्रैक्टिस यही ले रही है कि ईयर वाइज जीएसटी में असेसमेंट या स्क्रूटनी या ऑडिट या आपका जीएसटी का फाइनलाइजेशन किया जाए डिमांड्स का। तो 18, 19, 19, 20 पहले, उससे पहले 17, 18 के लिए भी गवर्नमेंट ने टाइम को एक्सटेंड किया और उसके पीछे गवर्नमेंट ने लॉजिक ये दिया था कि क्योंकि स्टाफ की कमी है, कोविड का पीरियड भी रहा, तो इसीलिए हम टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। और टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी पहले 17-18 के लिए, फिर एक्सटेंडेड टाइम लिमिट खत्म हुई, उसके बाद 18-19, 19-20 के लिए भी एक्सटेंड की गई थी, जिसमें 18-19 के लिए एक्सटेंडेड डेट थी 30 अप्रैल 2024 और 19-20 के लिए एक्सटेंडेड डेट थी 31 अगस्त 2024। अब जो नोटिफिकेशन जिसके माध्यम से इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट में। निताई कांगसा बानिक का केस है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। इसमें कहा गया कि ये
नोटिफिकेशन जिससे टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई है गलत है, और इसीलिए क्योंकि नोटिफिकेशन गलत है तो जो भी ऑर्डर्स इस एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में पास किए गए हैं वो ऑर्डर्स भी अपने आप में गलत है, और उन ऑर्डर्स को सेट असाइड कर देना चाहिए इंक्लूडिंग द नोटिफिकेशन। और इंटरेस्टिंगली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि जो टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी जीएसटी के अंदर 18, 19 और 19, 20 की असेसमेंट के लिए, जो सेक्शन 73 की असेसमेंट्स थी, वो नोटिफिकेशन अपने आप में गलत थी, और इसीलिए जो 18, 19, 19, 20 के जो ऑर्डर्स पास हुए हैं वो ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट भी ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इसको परस्यू करेगी, क्योंकि एट लार्ज आप ये मान के चलिए कि जितने भी 18, 19, 19, 20 के ऑर्डर्स हुए हैं 90% से ज्यादा ऑर्डर्स एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के हैं, और अगर ये जजमेंट अपहेल्ड होती है तो सारी की सारी डिमांड्स अपने आप ही क्वैश हो जाएंगी। मोर इम्पोर्टेंटली, इन सालों के लिए गवर्नमेंट जीएसटी के एमनेस्टी स्कीम भी लाई हुई है, जिसके लिए जो ले आई थी 53rd जीएसटी काउंसिल से, 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उसके रूल्स, उसके फॉर्म्स, उसके सर्कुलर्स के बारे में और बात की गई है, जिसमें आप खाली टैक्स पे करके अपने इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करा सकते हैं। तो वो छूट तो आपके पास अवेलेबल है ही, अगर कोई लिटिगेबली और ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन इसमें लेना चाहते हो तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की ये जजमेंट सपोर्ट करती है, जिसके बेसिस पे आप पूरी की पूरी डिमांड को भी कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसे आलोक जी ने अभी मीटिंग के शुरू में कहा कि एक हमारा डिस्कशन हो रहा था कि एक पर्टिकुलरली जो फूड का सेक्टर है, इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की के साथ मुझे भी मौका मिला था हमारे कुछ मेंबर्स के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने का बिफोर जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल ने काफी इंटरेस्ट दिखाया था कि फूड एंड फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो जीएसटी टैक्स रेट्स के इशू हैं उनको लेकर उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया। उसी से नतीजतन ये हुआ कि पर्टिकुलरली जो फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स चैप्टर 1905 में कवर होते हैं, और जिनका क्लासिफिकेशन है एक्सट्रूडेड और एक्सपैंडेड प्रोडक्ट्स, सेवरी और सॉल्टेड, यानी नमकीन या वैसे प्रोडक्ट्स जो बेसिकली एक्सट्रूडेड या एक्सपैंडेड हो, तो उनमें 18% से टैक्स रेट को घटाकर 12% कर दिया गया है, और ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। ये एक वेलकम चेंज था। इससे स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, क्योंकि अदरवाइज भी जो फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो 12% में है। ये एक सेक्टर ऐसा था जो 12% में नहीं था, 18% में था। इसको भी गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिया, जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज कर दिया है कि इसको भी 18 से 12 ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए। इसके अलावा जी, मैं बीच में टोक रहा था। इसमें आपने प्रोस्पेक्टिव लिखा था, मीन्स ये करंट रेट से इफेक्टिव है, जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये, मतलब जो पिछले, रेट्रोस्पेक्टिव हाँ पिछले कुछ लोगों को भी डिमांड थी, क्योंकि उसी के लिए रिप्रेजेंट भी किया था। वो शायद क्योंकि इसमें जो एक्सपेंडेड वाले हो गए वो पॉपकॉर्न हो गए, और जो एक्सट्रूडेड वाले हो गए वो कच्चे टाइप के आइटम हो गए। जी 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 जी। तो इसको प्रोस्पेक्टिवली किया गया है। हालांकि इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों में, अभी हम देखेंगे कि ऐसी पोजीशन वो ले रहे हैं कि लिटिगेशन को कम किया जाए जीएसटी में, कि एज इज वेयर इज बेसिस, कि मान लीजिए किसी ने 12 की जगह 18 दिया, किसी ने 12 की जगह 5 दिया, किसी ने 12 मान के 12 दिया, तो जो पोजीशन थी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए। अभी इस ब्रैकेट नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का एज इज वेयर इज बेसिस एक्सेप्ट कर लेना पोजीशन बहुत जगह जीएसटी काउंसिल कर रहा है। इसके लिए प्रावधान भी अभी रिसेंटली लाया गया कि जीएसटी काउंसिल को ऐसी पावर दी जाए कि वो जो पोजीशन, अगर कहीं विसंगतियां हैं कि कहीं पर लोग एक से ज्यादा टैक्स रेट को एप्लीकेबल कर रहे हैं, कहीं पर लोगों में कंसेंसस नहीं है और इंडस्ट्री पोजीशन लोगों ने ले रखी है जो लॉ से अगेंस्ट है, तो उसमें अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड किया जाए। उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान दिया कि जीएसटी काउंसिल एज इज वेयर इज बेसिस पे जिसने जो किया उसको ठीक मानते हुए चैप्टर को क्लोज करें, और गोइंग फॉरवर्ड बताते रहिए कि अब आज से आगे आप इस रेट पर टैक्स पे करें, तो मोस्ट लाइकली इसमें सेक्टर में भी वो हो जाना चाहिए। इसके अलावा सर, एक जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजन होता है, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में स्पेसिफिकली कुछ चीजें कवर्ड हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जीएसटी में जीटीए की सर्विस, ट्रांसपोर्टर की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस,
इसमें एक स्पेसिफिकली स्क्रैप सप्लायर्स को कवर किया गया है। मेटल स्क्रैप में अगर कोई हमारे मेंबर्स इन्वॉल्व हो, तो मेटल स्क्रैप में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें जीएसटी में 2% के टीडीएस का प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने किया है कि 2% का टीडीएस उसमें रहेगा। ऑफ कोर्स इस टीडीएस का जीएसटी के अंदर क्रेडिट दिया जा सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटी के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको लाने का रीजन वही है कि स्क्रैप में डील क्योंकि बहुत हद पर इनिशियल पॉइंट पर अनऑर्गेनाइज ट्रेड से होता है, तो अनऑर्गेनाइज ट्रेड से क्योंकि ये आता है तो इसीलिए उनको टैक्स नेट में कवर करने के लिए 2% टीडीएस का प्रोविजन सरकार जीएसटी में मेटल स्क्रैप सप्लायर्स के लिए भी कर रही है। एक जीएसटी में डिबेट चल रही थी कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत एसेंशियल चीजें हैं, इस पर क्यों जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, इस पर जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि इसको जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स और सेंटर दोनों का कंसेंसस होना चाहिए, तभी किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने एक स्पेसिफिक मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी है, जिसका काम यही देखना है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे क्या जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दें या जीएसटी को और कम कर दें। और उनको अक्टूबर का टाइम दिया गया है कि जो भी आपकी रिकमेंडेशन है उसे आप अक्टूबर के अंदर सबमिट कर दें। अगर कोई हम लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी बिल्डर से और उसमें वो हमसे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लेता है, तो रियल एस्टेट में जीएसटी को काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जहां पर अफोर्डेबल कैटेगरी में 1% जीएसटी है विदाउट एनी आईटीसी, और नॉन अफोर्डेबल कैटेगरी में 5% का जीएसटी है रियल एस्टेट पे विदाउट एनी आईटीसी। इसमें कई बार बिल्डर हमसे पीएलसी के नाम से चार्ज लेता है कि भाई आपका जो अपार्टमेंट है वो गार्डन फेसिंग है, वो रोड फेसिंग है, वो उसका व्यू अच्छा है तो आपको इतना पीएलसी देना पड़ेगा, कॉर्नर है तो आपको प्लॉट में पीएलसी देना पड़ेगा। तो कई बार ये डिस्प्यूट आता था कि साहब क्या पीएलसी पे अलग से 18% का टैक्स लगना चाहिए। तो इसको भी सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि पीएलसी पर भी वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा जो फ्लैट पर या प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल है, उसी के साथ लगेगा। इस पर अलग से कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अपने आप में एक बड़ी छूट है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में वैल्यू बड़ी हो जाती है, उस पर 18% टैक्स लगना एक बहुत बड़ी कॉस्ट है ये पूरी पूरी। तो इसको भी सरकार ने उससे जोड़ दिया है कि जो आपकी प्रॉपर्टी पर जीएसटी लग रहा है उसी के मुताबिक पीएलसी पर भी जीएसटी लगेगा। एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर हम कोई रेंट पर लेते हैं, और मान लीजिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं, कोई इंडिविजुअल है उसके नाम में कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, हम अपना ऑफिस बनाने के लिए उस प्रॉपर्टी को उनसे किराए पर ले रहे हैं, उसमें हम पर यानी कि रिसिपिएंट पर सरकार ने रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी कर दी है कि हमको रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। और इसको बेसिकली अलाइन कर दिया गया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, कि अभी तक जीएसटी लॉ ये कहता था कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ली, देने वाला अनरजिस्टर्ड है किराए पर, लेने वाला रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो लेने वाले को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना होगा। सेम प्रोविजन अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी कर दिया गया है कि अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कोई किराए पर दी गई, तो उसको जो देने वाला है अगर वो अनरजिस्टर्ड है और लेने वाला रजिस्टर्ड है, तो लेने वाले को रिवर्स चार्ज के अंदर वो टैक्स जमा कराना होगा। इसी तरह से जो जीटीए के सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो हम अपने माल का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, इस पे टैक्स अमाउंट क्या होगा जो आपने बताया कमर्शियल प्रॉपर्टी पे? 18%। इसके अलावा जैसे हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस लेते हैं, तो कई बार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हम कई बार अपने यहाँ से माल की लोडिंग, हमारे कस्टमर के यहाँ पहुंचकर माल की अनलोडिंग, रास्ते का इंश्योरेंस, उसकी पैकिंग, स्पेशलाइज्ड पैकिंग के रास्ते में माल ब्रेक ना हो, इस तरह के काम भी अपने जीटीए को सौंप देते हैं। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अभी एक इसमें डिबेट चल रही थी कि क्या जीटीए में, क्योंकि 5% का टैक्स है रिवर्स चार्ज में, और अगर उसको लोडिंग अनलोडिंग भी दे दी, उसको पैकिंग अनपैकिंग भी दे दी, उसको टेम्पररी वेयर हाउसिंग भी दे दी, तो क्या उस तरह की चीजों को अलग से देखकर अलग रेट पर जीएसटी जमा कराना होगा। तो इस पर भी जीएसटी काउंसिल ने अब क्लैरिफाई कर दिया है कि जीटीए जो भी और काम कर रहा है और आपने उसका सब चीजों का मिला के एक रेट तय कर लिया। मान लीजिए मैंने अपने ट्रांसपोर्टर से कहा कि भाई मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आपको माल यहाँ से लोड भी करना है, वहां ले जाके अनलोड भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, इसकी पैकिंग का भी ध्यान रखना है, कुछ दिन माल अपने वेयर हाउस में भी रखना है, और सबका मिला के मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो उस पूरे पे 10,000 रुपये 5% का टैक्स ही आपको रिवर्स चार्ज में देना है। अगर आप उससे इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि 5,000 रुपये तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन के,
5,000 रुपये लोडिंग अनलोडिंग के, 2,000 रुपये तुम्हारी वेयर हाउसिंग के, 1,000 रुपये तुम्हारी पैकिंग अनपैकिंग के। तो जो 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का है उस पर तो 5% टैक्स रहेगा। बाकी के जो चार्ज है उस पर 18% का टैक्स जमा आपको कराना पड़ेगा। आज जो बिजली हम कंज्यूम करते हैं, चाहे अपनी फैक्ट्री में चाहे अपने रेसिडेंस में, उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। लेकिन कई बारी हमें मीटर चेंज कराना पड़ता है, कई बारी हमें मीटर को अपनी लोकेशन चेंज कर रहे होते हैं तो मीटर को मीटर की टेस्टिंग होती है, कई बारी हम शिफ्टिंग होती है, कई बार डुप्लीकेट बिल पे चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह के कई सारे चार्जेस होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देने होते हैं। तो इस पर एक डिबेट चल रही थी कि भैया चलिए बिजली की सप्लाई पे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन क्या जो और चार्जेस लग रहे हैं उन पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको भी सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि बिजली और बिजली से संबंधित और जितने भी काम, चाहे मीटर की ट्रांसफर हो, चाहे डुप्लीकेट बिल हो, चाहे कोई लेबर का चार्ज हो, कोई ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर चेंज हुआ हो, किसी पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। और पास्ट में जीएसटी यदि दिया गया है या नहीं दिया गया है, जो आलोक जी मैं शुरू में बात कह रहा था कि मान लीजिए किसी ने मीटर ट्रांसपोर्टेशन पे 1,000 रुपये सरकार को पे करा, उस पर उन्होंने 18% जीएसटी चार्ज कर लिया, जमा करा दिया, बहुत अच्छा। नहीं जमा कराया तो वो भी एक्सेप्टेबल है, जो हो गया उसे बंद करिए, आगे से ध्यान रखिए कि इस पे जीएसटी नहीं देना। तो इस सेगमेंट में उसको एज एज वेरियस बेसिस पे एक्सेप्ट कर लिया गया। एक जो छूट सरकार लेके आई थी, या उसे एमनेस्टी कह लीजिए, या इनिशियली डिपार्टमेंट की अपनी भी बहुत गलतियां थी, जीएसटी भी अपने आप में नया नया था, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 की किसी की कोई डिमांड सेक्शन 73 में थी, तो उसको लेकर एक छूट सरकार जो पिछली जीएसटी काउंसिल में ही सरकार ने बता काउंसिल ने आवाज नहीं आ रही है। हेलो। तो जो सरकार ने पिछली बार ही जो जीएसटी काउंसिल की पिछली मीटिंग में ही तय हो गया था कि 17, 18, 18, 19 और 19, 20 की यदि कोई डिमांड जीएसटी की है, किसी किसी भी टैक्स पेयर की, तो वो ब्याज की पूरी छूट ले सकते हैं, पेनल्टी की पूरी छूट ले सकते हैं, केवल और केवल अपने टैक्स का अमाउंट जमा करा दें और उनकी बाकी डिमांड को माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए जो प्रावधान है सेक्शन 128A, वो अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है। उसको 1 नवंबर से अब सरकार इफेक्टिव करने जा रही है। तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी इसको बेनिफिट को अवेल करना चाहें उसको अवेल कर लें। इसके लिए कुछ कई सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमारा इस तरह का केस है, क्या ये कवर होगा, क्या ये कवर नहीं होगा, क्या इस तरह की चीजें होंगी। तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल डिटेल्ड सर्कुलर लाने जा रहा है। इसके लिए जो फॉर्म्स रहेंगे, गवर्नमेंट वो फॉर्म्स भी लाने जा रही है। और इसके लिए जो रूल है जो इसके डिटेल प्रोसीजर को बताएगा, वो रूल 164 भी जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज कर दिया है। तो वो रूल भी जल्दी ही एम्बेड लॉ में कर दिया जाएगा। तो उसके फाइनल एस्पेक्ट जो है वो भी लॉ में जल्दी ही एम्बेड कर दिए जाएंगे और 1 नवंबर से ये स्कीम लाइव हो जाएगी। इसी तरह पिछली जीएसटी काउंसिल में एक और छूट दी गई थी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 हर साल फाइनेंशियल ईयर की एक लास्ट डेट होती है जब आप जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं। जनरली वो लिमिट थी 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 17, 18 के लिए 30 सितंबर 2018 तक, 18, 19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक। लेकिन सरकार ने एक छूट दी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 इन 4 सालों का कोई भी क्रेडिट यदि आपने 30 नवंबर 2021 तक ले लिया है तो वो क्रेडिट वैलिड मान लिया जाएगा और उस क्रेडिट को आपको अलाउ कर दिया जाएगा। यदि उस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस डिस्प्यूट को डिपार्टमेंट वापस ले लेगा और आपके क्रेडिट को अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो फाइनल प्रोविजंस हैं, फाइनल एस्पेक्ट्स हैं, इसको भी लेकर लोगों की क्वेश्चन, अब ये क्रेडिट आपने कब तक ले लिया होना चाहिए? 30 नवंबर 2021 तक। अब मान लीजिए आज आप मेरे से कहते हैं कि साहब टाइम लिमिट क्लोज होने की वजह से मेरा कोई 17, 18, 18, 19 का क्रेडिट है जो मैंने अभी तक तो नहीं लिया, क्या मैं आज ले सकता हूं? तो आज आप नहीं ले सकते हैं। ये तो आपने रिस्क, उनको फायदा मिला है जिन्होंने रिस्क लेते हुए, उठाते हुए, जानते हुए कि टाइम लिमिट निकल गई है, लेकिन फिर भी क्रेडिट ले लिया और 30 नवंबर 2021 तक ले लिया,
तो वो लोग इसमें कवर होके बेनिफिट करेंगे, कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक क्लैरिफिकेशंस हैं जो इशू कर दिए गए हैं। जैसे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि यदि कोई हमारे मेंबर हो या उनके परिवार में हो जो जिनके पास गाड़ी की कोई डीलरशिप हो, तो उसमें डेमो व्हीकल्स वो लोग यूज करते हैं। कोई भी नई गाड़ी आती है तो उसके ये कह दो डेमो व्हीकल लेके जाते हैं, जिसमें बेसिकली टेस्ट ड्राइव्स कराई जाती हैं, व्हीकल्स के एवरेज फ्यूल टेस्ट कराए जाते हैं। तो उस पर एक डिस्प्यूट था, डिबेट चल रहा था, क्या उसका क्रेडिट उस डीलरशिप को मिल जाएगा उस व्हीकल का। तो उसे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि उस व्हीकल का क्रेडिट, डेमो व्हीकल का क्रेडिट उस डीलरशिप को मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जीएसटी में दी गई है अभी, कि मान लीजिए आप जीएसटी ऑडिट किसी का हो रहा है और ऑडिट के दौरान कोई ऐसा पॉइंट मिलता है डिपार्टमेंट को, या कोई ऐसा पॉइंट है आपका जिसमें आपकी इंडस्ट्री ने एक पोजीशन ली हुई है। अब मान लीजिए एक प्रोसेस है, जैसे फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स में ही अभी जैसे एक इशू डिबेट चल रहा था कि 18% के 12%। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए पूरी इंडस्ट्री ने एक पोजीशन ली कि नहीं, हम तो 12% मानेंगे और 12% के हिसाब से देंगे, और ऑडिट वाले आते हैं और वो कहते हैं कि ये 12% क्यों दे रहे हैं, इसे तो 18% में देना चाहिए था। अब आप अकेले नहीं है जो 12% पे दे रहे हैं, आपके जैसे कई और लोग हैं जो इंडस्ट्री में 12% पर दे रहे हैं। अब ऑडिट वाले इस केस में प्रेशर बनाते हैं, आप पे डिमांड निकालते हैं, आपको 50 तरीके की परेशानियां करते हैं। तो इसमें एक सर्कुलर पहले दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि किसी पॉइंट पर पूरी इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के काफी लोग एक पोजीशन लिए हुए हैं जो लॉ से इतर है, लॉ से अलग है। तो उस पॉइंट पर उस एरिया के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को एक लेटर लिखना है काउंसिल को कि भैया ये पोजीशन ली गई है, बताइए क्या इसमें रिलीफ दे दें, क्या सही पोजीशन है, क्या करना चाहिए। और फिर काउंसिल बताएगी, उस हिसाब से वो काम किया जाएगा। जिसमें काउंसिल ये भी कह सकती है कि चलिए पीछे जो किया गया उसे छोड़िए, आप पीछे जो जिसने जो दे दिया हम सही मान लेंगे, आगे से आप एक काम करिए, आगे से आप सभी लोग इस रेट पर आ जाइए। तो बेसिकली लिटिगेशन को खत्म करना या कम करने वाली पोजीशन जिसको लीगली एम्बेड किया गया है। तो ये बात अब ऑडिट के लिए भी कह दी गई है कि ऑडिट वाले सीधे डिमांड ना निकाल दें। ऑडिट वाले ऐसे पॉइंट्स जहां पर लॉ से डिफरेंस आ रहा है और इंडस्ट्री ने एक पोजीशन ली हुई है, तो अपने संबंधित प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को वो पॉइंट फॉरवर्ड करें, और वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर वो पॉइंट आगे बोर्ड को लिखेगा, जीएसटी काउंसिल को लिखेगा, जिससे कि एडिक्वेट उसमें एक्शन लिया जाएगा जो पूरी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल। इसके अलावा कुछ फैसिलिटेटिव मेजर्स या डेटा कलेक्शन मेजर्स कह लीजिए, ई इनवॉइसिंग को जैसे हमने अभी देखा कि बी टू बी में लार्जली एप्लीकेबल हो गई, सक्सेसफुल भी हो गई। इसी लाइंस पर अब सरकार या गवर्नमेंट जीएसटी में बी टू सी में भी इनवॉइसिंग लाना चाहती है। अभी ऑप्शनल बेसिस पे कुछ स्टेट्स में कुछ कैटेगरीज में इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है कि बी टू सी में भी अगर चाहें तो इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड बी टू सी सभी के लिए मैंडेटरी आगे की जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारे मेंबर्स का भी इशू था, और मैं समझता हूं जितने भी जीएसटी के टैक्स पेयर्स हैं उनका इशू है, जिसको हमने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टेकअप भी किया था। वो ये है कि आज हमारे आईटीसी जो हम लेते हैं अपनी 3B रिटर्न्स में, और आईटीसी जो हमारा पॉपुलेट होता है 2B में, हमारी जीएसटी 2B में, उन दोनों में मिसमैच होता है। और मिसमैच होने के कुछ प्रमुख कारण ये हैं कि मेरा कुछ ऐसा अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है जो मैंने पिछले मंथ नहीं लिया, इस मंथ लिया। तो मेरा क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूइंग है तो पिछले साल के क्रेडिट है, पिछले महीने के क्रेडिट है। फिर कुछ मेरे रिवर्स चार्ज के क्रेडिट हैं, कुछ मेरे रीअवेलमेंट के क्रेडिट हैं कि मैंने पहले क्रेडिट लिया, रिवर्स कर दिया, बाद में पेमेंट करी, रीअवेल करा। जिन वजहों से मेरे 3B और 2B में रिटर्न में आईटीसी में डिफरेंस आना ही आना है। और इन डिफरेंस की वजह से मुझे सीधे डिपार्टमेंट नोटिस दे देता है, मुझे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, फिर वहां पर सारी चीज क्लैरिफाई करनी पड़ती है और अपना केस कराना पड़ता है। इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट या काउंसिल स्पेसिफिकली ऑनलाइन ही चीजें लाना चाहता है, जिससे कम से कम
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रीअवेलमेंट, और इस तरह की चीजों से जो आईटीसी के डिफरेंस आते हैं उन सबको वजह से उनको सबको आराम से मैनेज किया जा सके, वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, और किसी टैक्स पेयर को अननेसेसरली इन वजहों से कोई टैक्स का केस या नोटिस ना फेस करना पड़े। तो इस लाइन में सरकार अब दो तीन नए लेजर्स लाने जा रही है जो आपके जीएसटी लॉगिन पोर्टल पर आ जाएंगे। एक है आरसीएम लेजर या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेजर, एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम लेजर, और एक है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इन तीन लेजर्स में बेसिकली क्या होगा कि आरसीएम लेजर में जो आपने आरसीएम का क्रेडिट लिया वो सारा का सारा वहां चला जाएगा, तो वो साफ 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 दिखेगा कि ये आपका आरसीएम का क्रेडिट है। जो आपका आईटीसी रिक्लेम लेजर है, मान लीजिए कोई ऐसा क्रेडिट जो आपने पहले लिया, 180 दिन में पेमेंट ना कर पाने की वजह से रिवर्स किया, और फिर जब आपने पेमेंट कर दी तो उसे रीअवेल कर लिया, तो वो आईटीसी रिक्लेम लेजर। और लास्टली आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, कि कोई ऐसा इनवॉइस है आपके टू बी में अभी आ रहा है पर आपको माल रिसीव नहीं हुआ, या आप क्वालिटी के लिए श्योर नहीं है पर आप क्रेडिट अवेल नहीं करना चाहते, तो उस इनवॉइस को आप पार्क कर पाएंगे वहां पर। और जब आप श्योर हो जाएंगे कि आप क्रेडिट उसका लेना चाह रहे हैं, तो उस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से वो क्रेडिट आप वहां से अवेल कर लेंगे। तो इस तरह के मैकेनिज्म से जब आप देखेंगे तो आपके टू बी और थ्री बी के मिसमैचेस कहीं ना कहीं कम होते चले जाएंगे, और उससे आपको इफेक्टिवली फायदा मिलेगा अपने मिसमैचेस को डील करने में और अपने नोटिसेस को, डिमांड्स को कम कराने में। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मेरे हिसाब से लार्जली एमएसएमई के लिए एप्लीकेबल हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेंबर्स की जरूर कुछ ना कुछ क्वेरीज होंगी आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से अनरिलेटेड। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो जीएसटी में तो प्लीज आई एम हियर एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू। थैंक यू। आप बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। सबसे पहले तो मैं अपनी एक दो क्वेरीज पूछ लेता हूँ आपसे। वैसे तो आपने काफी कुछ क्लैरिटी और काफी डिटेल में समझा करके सारी बात बताई है। मैं आखिरी से शुरू करता हूँ। बी2सी में जो आपने भी कहा था, बी2सी में शायद ई इनवॉइसिंग करने वाले हैं, तो बी2सी में भी शायद अभी टर्नओवर बेस पे लिमिट रखेंगे, क्योंकि बी2सी में तो सिंगल शिपमेंट होते हैं और बहुत 100 200 300 500 के भी कंसाइनमेंट रहते हैं। इतना डार्क तो कैसे है? 5 CR की लिमिट जैसे अभी है उस 5 CR से करेंगे कि ये स्टार्टिंग से करेंगे? अभी तो सर ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल अभी है। ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में भी पैन इंडिया नहीं है। कुछ ओके। पर्टिकुलर स्टेट्स और कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए लाएंगे। जैसे कि मेरी जो जानकारी है वो ऐसी है कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर हम्म, बी2सी मेजरली होता है और जिनके हम्म, यहाँ सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होता है, तो हम्म। उनको एक ट्रायल टेस्ट देंगे कि इसको करके देखिए क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनसे फीडबैक लेंगे और सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। अभी उस स्टेज में। हाँ, क्योंकि मैंने भी उसी लिए पूछा है। मेरा भी एक बिजनेस ऑनलाइन पे ही है, तो सारा टोटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होती है उसमें, मतलब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जियो, उड़ान, इन सब पे ही सारा वर्किंग है, तो उसी पे ही मैंने बी2सी का पूछा था। दूसरा, जैसे आपने बताया आईटीसी डिफरेंस में, आईटीसी में बहुत चीजों के डिफरेंसेस रहते हैं, हम्म। तो उसके लिए आपने कुछ बताया था, मैं पूरा एक बार कुछ और इसमें सर बताएंगे? आईटीसी डिफरेंस का अगर हम देखें तो तीन प्रमुख कारण हैं जो जीएसटी लॉ की वजह से ही डिफरेंस आते हैं। जी। आई नहीं रहा मेरे में, तो आवाज ही नहीं आ रही। एक पहला चलो पहले उसको। एक पहला कारण है आरसीएम, क्योंकि जी। आरसीएम हमारा टू वी में नहीं आएगा, हम खुद पे करते हाँ, हैं, खुद क्लेम करते ठीक हैं। बात, ठीक बात। एक आईटीसी रिक्लेम, कि मैंने पहले कोई क्रेडिट लिया फिर किसी कारण से रिवर्स कर दिया, फिर और दोबारा वो बनाओ, एक और बनाओ क्रेडिट ले इसको। रहा हूँ। एक है आईटीसी ऑन होल्ड, कि मान लीजिए मेरा 31 मार्च को इनवॉइस आ गया पर माल अभी नहीं आया है, वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ रहा है, तो जब माल रिसीव हो जा रहा है, मैंने क्वालिटी चेक कर ली, तब मैं इनवॉइस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इन तीन चीजों के लिए सरकार ने ये जीएसटी काउंसिल में भी उन्होंने मेंशन करा था कि हम रिटर्न में भी सेपरेट कहीं ना कहीं आगे जाके हम रिटर्न लेते थे। जी। देखेंगे। अभी इन्होंने जैसे हमारा एक ई कैश लेजर होता है, एक आईटीसी लेजर होता है हमारा जीएसटी पोर्टल पे जब हम लॉग इन करते हैं, तो जी। इसी तरीके से एक आरसीएम लेजर लाने जा रहे हैं जिसमें सारी हम आरसीएम की फिगर्स भरेंगे। एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लाने जा रहे हैं जिसमें हम इनवॉइसेस को पार्क कर पाएंगे, जिनका जो टू बी में तो इस महीने आ रहे हैं पर मैं जी। इस जी। महीने क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं आगे सोच रहा हूँ कि क्रेडिट लूंगा,
मैं उसको डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ, होल्ड पे डाल रहा हूँ, तो उसको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में ले जा सकते हैं। और एक आईटीसी रिक्लेम लेजर, कि मान लीजिए मेरा मार्च के महीने में आईटीसी आ रहा है और मैंने मार्च में ले लिया, पर फिर मेरे को देख 6 महीने बाद लगा कि मैंने इसका पेमेंट नहीं करी, मैं क्रेडिट रिवर्स कर देता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जी जी रिवर्स वाला मैंने उसमें डाल दिया। फिर मैंने जब पेमेंट करी, मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, तो मैंने उस क्रेडिट को रीअवेल कर लिया, तो इसके लिए एक सेपरेट लेजर रहेगा, आईटीसी रिक्लेम लेजर। तो ठीक आपके है। पास ट्रांसपेरेंटली ये सारी डिटेल रहेंगी, डिपार्टमेंट के पास भी रहेगी, और जब वो आपको मिसमैच का नोटिस दे रहे हैं तो इन चीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगी फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और हमारे मेंबर की कोई अगर क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है तो शशांक जी, कृपया। एक नया रूल आया था कि टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम, उस पे थोड़ा इलैबोरेट कर देंगे? देखिए क्या और है मैडम कि उसमें उसमें एक चीज हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, फर्दर ऐड कर दें कि उसमें रिसिपिएंट के बजाय आप ओनर एंड टेनेंट ये शब्द यूज करिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या है कि प्रॉपर्टी के केस में अभी तक लॉ ये था कि रिवर्स सैच का प्रोविजन ऑलरेडी था, पर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए था कि ओनर अगर अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में और कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन जो टेनेंट है उसको दी जा रही है, तो उस पर रिवर्स चार्ज जीएसटी में एप्लीकेबल था। तो ये थोड़ा सा absurd था कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी डाल दी गई, पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ऐसी पैरेलली लाइबिलिटी क्यों नहीं है। और बहुत कॉमन है ऐसा होना कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टर की है जो बेसिकली इंडिविजुअली रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी फर्म रजिस्टर्ड है, और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहा है, टेनेंट ले रहा है, वो बिजनेस करने के लिए ही लेगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को, वो मोस्ट लाइकली जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। तो उस पे भी अब प्रपोज कर दिया गया है कि ओनर जीएसटी में अगर अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो टेनेंट जो भी किराया ओनर को दे रहा है उस पर 18% पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करेगा और उसका क्रेडिट ले सकता है। इसमें बेसिक कुछ एग्जम्पशन है, जैसे रेंटल में शायद टीडीएस में 1,80,000 का कुछ ऐसा है, इसमें भी कुछ एग्जम्पशन है कि फ्रॉम ₹1 से टैक्स है? सर रिवर्स चार्ज में ₹1 से टैक्स। ओके। बट ये एप्लीकेबल कब से, उसकी कोई डेट नहीं है ना अभी? अभी दिस इज ओनली अ announcement by GST Council. For it to become effective, there has to be a notification which will specifically mention कि from this date. But that is still awaiting. And unregistered person में HUF, individual, everyone will be covered. Person includes HUF, individual, artificial judicial person, trust, society, cooperative society, any kind of legal entity. तो वैसे कैसे आ गया दो यहाँ से जो जी। ऐसे 25,940.41 माइनस और किसी का? अशोक, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अशोक जी, आपका कोई सवाल? 80,000 है। मैं तो देख रहा हूँ आप लोग कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आईजी की बात है, हम लोगों का 15 साल पुराना केस था, 20 साल पुराना, कोर्ट में पड़ा हुआ था फीस को लेके। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऐसे लॉजिक डाल रखे थे कि बाद में जब हाई कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट करने लगी, जबकि बहुत ज्यादा फीस मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा अभी देखे थे ना, हम इनसे कुछ लेंगे ना इनको कुछ देंगे, ऐसा जजमेंट कर दीजिए ताकि सारे केस खत्म हो जाए एक साथ। जो है कम से कम 400-500 केस एक बार में निपट गए इस तरह जजमेंट में। जो जमा हो गया तो ठीक है, नहीं जमा हो गया तो कोई बात नहीं, ना इससे कोई मांगेगा ना कोई लेगा ना कोई देगा। तो ठीक मैं ये बात है। बताना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की मंशा है, तो उन्होंने कोर्ट में लिख के दे दिया साहब, ना हम इनको कुछ देंगे वापस, ना इनसे हम कुछ वापस लेंगे, और पूरा केस खत्म कर दिया जाए। तो जैसे अब ये कहा जा रहा है ना कि अब गवर्नमेंट की मंशा ऐसी हो गई कि भाई हम जहाँ पर हो देता हूँ केस निपटाया जाए, तो आज कम से कम 5,000 मतलब 500 केस एक साथ निपट गए एक जजमेंट। निपट गए सर, बहुत बहुत अच्छी स्कीम रही। थोड़ा सा नजर बेटे मारा। राकेश खन्ना जी, अपने आप को म्यूट करिए, आप कुछ पूछना है क्या? ओ सर, आई एम सो सॉरी जी। मैंने एक्चुअली कुछ पूछना था, मैंने अनम्यूट किया था, वो फिर मेरा बाय द टाइम लग गया। नमस्कार शशांक नहीं जी। आप पहले पूछिए नहीं जाती। जी शशांक जी नमस्कार। मेरा नमस्कार। एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इस पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कई जगह। हम्म, जैसे हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं अपने ऑफिस के लिए, हम्म, हम उसका आईटीसी क्रेडिट लेते हैं, हम्म, मगर जो टैक्स ऑडिट आजकल जीएसटी का हो रहा है उसमें सबसे पहले जो जीएसटी वाले आते हैं वो इसको कहते हैं कि ये आपने जो लिया हुआ ये गलत है। हम्म।
जबकि वो फोन हमारा ऑफिस स्टाफ यूज कर रहा है, उसके अंदर जो फोन नंबर है वो भी हमारी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, वो एग्जैक्टली जो बिजनेस की रनिंग में यूज हो रहा है, मतलब उसका हमसे हमसे कोई मतलब ही नहीं। तो कैन वी टेक द इनपुट क्रेडिट ऑफ टेलीफोन और मोबाइल फोन और नॉट? जी बिल्कुल, आपका वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल डिपार्टमेंट जाके मोबाइल फोन्स को सबसे पहले ये कहता है कि आपने जो मोबाइल फोनों का क्रेडिट लिया उसको रिवर्स करिए। और मेरा इसमें बिल्कुल क्लियर मत है कि मोबाइल फोन्स का क्रेडिट बिल्कुल मिलेगा। सबसे, और उसके कारण मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जीएसटी कानून में जो ये कहती हो कि मोबाइल फोन अगर आपने परचेज करा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज इसमें ये है सर कि आज हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल फोन्स ना हो, लैपटॉप्स ना हो, कनेक्टिविटी ना हो तो हम प्रैक्टिकली बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये एक बिजनेस के लिए एसेंशियली ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए भी, सभी के लिए। और मोबाइल ही नहीं, मोबाइल का मंथली कनेक्शन और उसके बिल्स भी, उस पर भी जीएसटी लग के आता है। तो हमको दोनों का पूरा क्रेडिट मिलेगा। डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी पर्सनल एप्रीहेंशन की वजह से इसको बोलता है। कोई उनके पास ना सपोर्टिंग जजमेंट है ना सपोर्टिंग रूल है। आप आए तो उनसे बोलिए कि भाई हमें रिटर्न में दीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मना है। दूसरा, अगर आप, मैं सभी के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि राकेश जी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि मोबाइल पे हम अपने ऑफिशियल काम भी करते हैं और पर्सनल काम भी होते हैं, कि हमारे को पर्सनल कॉल्स भी आ रहे हैं, पर्सनल यूसेज भी है। अब उससे हम क्या करें? उसके लिए जीएसटी का कानून सिंपली एक प्रोविजन लिखा हुआ है जीएसटी में कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया, 18% उस पर जीएसटी, 18,000 रुपए का जीएसटी पे करा। 18,000 का 5%, जो मेरे हिसाब से 180 इंटू 5 शायद 200 1,000 रुपए के आसपास बना। 900। हाँ, 900 रुपए। 900 रुपए का रिवर्सल कर दीजिए, उसमें से 5% का रिवर्सल कर दीजिए अगर आप बिल्कुल ही रिस्क फ्री होना चाहते हैं। पहले तो आप 18,000 का पूरा ले लीजिए और आप कहते हैं कि साहब चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरी इस मोबाइल का कुछ पर्सनल यूज भी है, तो उसके 18,000 के 900 रुपए या 5% आप फिगर पकड़ लीजिए, उसका रिवर्सल कर दीजिए कि ये पर्सनल यूजेज का मैंने रिवर्सल कर दिया। और आप बिल्कुल एंटाइटल्ड हैं 17,100 रुपए के क्रेडिट के लिए। कहीं से भी कोई भी लीगली आपको उसके लिए डिसअलाउ नहीं कर सकता। सुशांत जी, इसमें कोई लिमिट भी है कि फोन इतने से नीचे का होना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है सर, कोई किसी तरह की लिमिट नहीं है, कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर तो सबको अभी आप आईफोन जैसे, दिलवा दीजिए ना, राकेश जी सबको आईफोन दिलवा दीजिए। अब कि 16 आया है, लाइन में लगी हुई है बहुत सारी। हाँ सर, एक्चुअली 16 मैंने आज ही लिया, मैं इसलिए पूछ रहा था। तो शशांक भाई, इसमें जो 5% का आपने बताया अभी, जी वो उसका कोई रिटर्न हमारे को कुछ मिल सकता है? बिल्कुल, उसका प्रोविजन है। बेसिकली रूल 43 है जीएसटी का। जी। उसमें वो कहते हैं कि कोई अगर पर्सनल यूज हो रहा हो किसी कैपिटल गुड आइटम का, तो उसके आईटीसी का 5% रिवर्सल कर दीजिए और ये मान लिया जाएगा कि आपने प्रोपोर्शनेट पर्सनल यूज वाला अमाउंट उसमें से निकाल दिया और बाकी का आपका बिजनेस का यूज। रूल 43 अंडर जीएसटी फॉर कैपिटल गुड्स, उसमें प्रोवाइडेड है कि 5% अगर आप कोई चीज पर्सनल यूज कर रहे हैं तो उसका 5% का रिवर्सल कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मनीष ये जी करेंगे, बताइए, प्रोवाइड कर दीजिए। मनीष जी। शशांक जी, एक्सक्यूज मी शशांक जी, जी सर। जी सर, 5%, नमस्कार। 18% का 5% या जो टैक्स का 5%, 18 में 13% हम ले 5% वापस करें, या टैक्स का 18% का 5%। 5%? जी जी सर, इसमें 18,000 का 5%, जो टोटल टैक्स अमाउंट है उसका 5%, तो आप पूरे 18% का लें और जो अमाउंट आएगा उसका 5%, जैसे 18,000 में 900 रुपए। अच्छा, हाँ जी मनीष नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपसे एक हमारा जैसे 1920 का एक ऑर्डर हमको अभी पास हुआ, जिसमें कि 6,000 का हमको पेना वो लगाया, टैक्स ड्यू लगाया और 20,000 का पेनाल्टी लगाया। जी तो अभी जो आया है कि ये पेनाल्टी इंटरेस्ट सब वेव ऑफ हो जाएगा, तो उसके लिए इन द मील वाइल क्या हमको हमको जैसे उसमें 30 डेज का टाइम दिया है डिपॉजिट करने के लिए, हम्म। तो हमको एक अपील फाइल कर देनी चाहिए कि क्या हम ऐसे ही हम टैक्स अमाउंट जमा कर दें और हो जाएगा? लीड कर दो। आपको नोटिस आया है या ऑर्डर आया है? ऑर्डर आया है, एससीएन आ गया, उसका हमने जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया।
सर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करने का टाइम होता है 90 दिन, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और जो स्कीम है जिसमें आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करा के खाली टैक्स अमाउंट जो आपका 6,000 है उसके बेसिस पर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, वो 1 नवंबर से लाइव हो जाएगी। आज हम लोग 20 सितंबर पे हैं। 1 महीना 10 दिन बाद वो स्कीम लाइव हो जाएगी, उसमें आप आराम से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप अभी अपील फाइल ना करें, अगर आपके पास 90 दिन का समय है उस स्कीम में आप मूव कर जाएं और आप सिर्फ 6,000 रुपए देके अपना पूरा केस सेटल करा सकते हैं। तो अभी सर ऐसे इसमें उनके मेरी ऑर्डर में उन्होंने 30 डेज लिखा है। ऑर्डर में सर लिखना है तो गलत लिखा है, और अच्छा, अपील के लिए, फर्स्ट अपील के लिए 90 दिन का टाइम बड़ा क्लियरली लॉ में प्रोवाइडेड। आप चेक भी करा ठीक है, सकते हैं, इनके थ्रू भी परस्यू कर रहे हैं, आप चेक करा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। पुनीत बोधवा जी, देहरादून से। सर इसमें एक क्वेरी थी। आलोक सर नमस्कार। इसमें सर मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे सर आपने बताया कि 90 दिन का टाइम है अपील के लिए, उस केस में क्या, जैसे मेरे केस में भी 17, 18, 18, 19, 19, 20 में एक इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रोविजन आया था। अब क्योंकि ये तब तक डिस्कशन में था और ये चीज अभी नहीं आई थी कि इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो हमने ये टैक्स और पेनल्टी सब जमा करा चुके हैं। तो क्या अब हम अपील फाइल कर सकते हैं कि नहीं फाइल कर सकते? सर नहीं, आप अपील, आप डिपॉजिट करा चुके हैं सारा अमाउंट, जी जी। और अब आप क्या उसमें करना चाहते हैं सर? मतलब अगर क्या अब हम आगे अपील कर सकते हैं इन दी फर्दर हायरार्की इंटरेस्ट वापस लेने के लिए? इस स्कीम का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जो जमा करा चुके हैं उनके लिए इसमें कोई बेनिफिट। ओके, हाँ जी, जो थैंक यू। जमा करा चुके हैं हमने भी करा दिया, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है कि ये बाद में रेट्रोस्पेक्टिव आ रही हैं चीजें, जबकि ऑर्डर्स का भी एक टाइम था वो निकल चुका है। तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के उससे कंप्लाई तो करेंगे ही, तो उसका अब हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है। देखिए क्या है कि मैम, ये है एक पेन पॉइंट है, और हिस्टोरिकली ये एक इशू है, बट दिस इज हाउ द स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड। बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें एक्सपोजर कभी भी नहीं लेती जब इस तरह के वो लाती है। इसीलिए देखिए, इश्यूज अगर बिल्कुल कंटेस्टेबल नहीं है तो आप इमीडिएट पेमेंट की पोजीशन लें, अदरवाइज कोशिश करें इश्यूज को कंटेस्ट करें, तो अपील्स में बेनिफिट होता है, इस तरह की स्कीम्स आ जाती हैं। बट अभी स्कीम बड़ी क्लियर कट है कि पास पीरियड में जो जमा करा चुके हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जिनके पेंडिंग इश्यूज हैं, चाहे अपील स्टेज पे, चाहे ऑर्डर स्टेज पे, चाहे नोटिस स्टेज पे, उन्हीं के लिए ये बेनिफिट है। एज एन एसएससी वन ऑलवेज फील्स कि वो ऑर्डर जैसे 1-2 पॉइंट्स निकाल दिए हैं ऑफिसर ने कि इनके पेंडिंग दीज आपका ऑर्डर मैं पास कर दूंगा, तो वो एज एन एसएससी वन ऑलवेज फील्स कि ठीक है ये खत्म करते हैं, ये जो थोड़ा बहुत डिमांड है इनको क्लोज करके खत्म करते हैं, तो उसका कोई रिकोर्स नहीं है अब। कोई रिकोर्स नहीं है मैम, और ये तो बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है कि जो भी एमनेस्टी स्कीम्स इस तरह की आती हैं, चाहे टैक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे हाउस टैक्स की हो, कि जिसने समय से जमा करा दिया उसको पछतावा होता है कि मैंने समय से क्यों जमा करा। तो ये, तो देखिए ये सिर्फ टैक्स की नहीं है, ये जितने भी जगह जो लोग टाइम से, हाँ, उसको पनिशमेंट मिलती है कि तुमने समय से जमा करा दिया, तो जिन्होंने रुक के रखा उनको फायदा। डिफॉल्टर बनी लाभी। हाँ जी, शुभम जी और पवन जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शशांक जी। शशांक जी नमस्कार। नमस्कार सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी। 2019-20 में मेरे को एक ऑर्डर पास हुआ है, वो मैंने इग्नोर कर दिया था, जो उनका मेरे पास वो आया था, नोटिस आया था, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो उन्होंने 20,000 रुपये पेनल्टी और 20,000 रुपये इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया है। ठीक है, 20,000 रुपये पेनल्टी और इंटरेस्ट, और 5-6 हजार रुपये का कोई टैक्स है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें सर इसको स्कीम में आप क्लोज करा लीजिएगा, जो 1 नवंबर से लाइव हो जाएगी ना। 73 का नोटिस है, मैं मानो पैसे पेनल्टी तो 73 का ही नोटिस है, तो आप 1 नवंबर से उसमें एप्लीकेशन मूव कर दीजिएगा, उसमें खाली 5-6 हजार जो आपका टैक्स है वो पे करके बाकी अमाउंट माफ हो जाएगा। मतलब वो टैक्स अभी जमा कर दें हम? नहीं, 1 नवंबर को कराइएगा सर, 1 नवंबर तक। अच्छा, 1 नवंबर के बाद करें? 1 नवंबर को स्कीम लाइव हो जाएगी तब जमा करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, पवन गोयल जी, पवन जी। हाँ हो गया जी, हो गया भाई साहब, हो गया जी, आप लोग की बात हो गई। अच्छा, शुभम जी और फिर उसका विकास करना जी। शशांक जी, मेरा एक क्वेश्चन जीएसटीआर 2B से रिलेटेड है। जी सर। फोन नहीं उठा रहा। हेलो, हाँ जी, शुभम जी बोलिए। हेलो। हाँ शुभम जी बताइए, सुन पा रहे हैं। नमस्कार शशांक जी। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन जीएसटीआर 2B से रिलेटेड है।
अभी जुलाई में क्या हुआ, एक हमारे वेंडर ने एक इनवाइस हमको इशू किया, जबकि वो रॉन्गली उसने इशू कर दिया, हमसे रिलेटेड नहीं था। अगस्त में वेंडर ने उसका करेक्शन कर दिया और जीएसटीआर नंबर अमेंड कर दिया, लेकिन उसका हमारे जीएसटीआर 2B में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। ओके ओके, तो आपको क्या डबल रिफ्लेक्ट हो रहा है वो? जुलाई में रिफ्लेक्ट हो रहा था 2B में, वो हमारा इनवाइस नहीं था, हमने उसको 4B2 में रिवर्स कर दिया जीएसटीआर 3 में अदर्स ऑप्शन में जाके, क्योंकि वो हमको डिलीवरी रिसीव नहीं हुई। लेकिन वो वेंडर ने रॉन्गली हमको इशू की हुई थी, तो उसने अगस्त में उसका करेक्शन कर दिया, जीएसटीआर अमेंड कर दिया। तो अब जब अगस्त का जीएसटीआर 2B आया तो वो इम्पैक्ट माइनस में आना चाहिए था अमेंडमेंट में। हाँ बेटा। ओके, और आपको जब उसने करेक्ट करके रिपोर्ट करा तो मतलब वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई या दूसरी तरह से ट्रांजैक्शन फिर बाद में? उसने वो हमारे जीएसटीएन पे इनवाइस चढ़ा दिया था, जबकि वो किसी और वेंडर से रिलेटेड था। आपसे रिलेटेड ही नहीं था। हाँ, तो नरेंद्र सिंह जी जो जीएसटीएन है अमेंड कर दिया, हमारे 2A में शो भी कर रहा है कि इस इनवाइस के अगेंस्ट जीएसटीएन अमेंड हो गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 2B में नहीं मिला हमको। और इतने रुपए से हमारी आपको, आईटीसी माइनस होनी चाहिए थी। बट आपको उससे मतलब मैं कंसर्न समझना चाहता कंसर्न ये है कि सर, जैसे जो हम आईटीसी रिवर्सल स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, जो हम 4B2 में रिवर्स करते हैं फिगर, कंपनी के लोग उसको हम कैसे उसका इम्पैक्ट किस तरह से हम उसको नील करें, क्योंकि अभी वो हम अदर्स में हमारी वो एंट्री ओपन है। अब वो वेंडर ने अमेंड कर दी है, उसका ऑटोमेटिक 2B में जो है कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए था उसका। बट सर मेरे हिसाब से तो अगर आपसे वो रिलेटेड नहीं था तो आपने उसको मैंने उसको ऐसा होल्ड रखा जुलाई मंथ में। इट्स अ रिपोर्टिंग इशू सर, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप किसी टेक्निकल कारणों से आपके यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुई होगी, अब क्या उसमें सिस्टम रिलेटेड कोई ना कोई ग्लिच रहा है? नहीं सर, मैंने ये एक आध केस हमारा पहले भी हुआ है, तो जो वेंडर अगर किसी इनवाइस के अगेंस्ट जीएसटी अमेंड कर देता है, तो उस मंथ में 2B वो कैप्चर नहीं कर रहा है वो एंट्री को। प्लस वाली एंट्री तो कैप्चर हो रही है, लेकिन अगर कोई माइनस हो रही है एंट्री, तो वो अमेंडमेंट के जिसमें जीएसटी अमेंड कर रहा है वेंडर, वो 2B में कैप्चर नहीं हो रही है। 2-3 ट्रांजेक्शन में मैंने नोटिस किया है इसको, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा पूछूं। हाँ, टेक्निकल इशू है सर, टेक्निकल सिस्टम रिलेटेड इशू है। आप जीएसटी एंड हेल्प डेस्क पे तो आप अपने वो रेस कर रहे हैं टिकट इस चीज को मेंशन करके? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। आप कर दीजिए, उसको कर दीजिए, और उस कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉपी अपने पास रखिए, वो आपको हेल्प करेगी। ओके, चलिए विकास खन्ना जी। विकास खन्ना जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक बेसिक क्वेश्चन है, कई बार मेंबर्स पूछते हैं कि ये जो मेंबरशिप फीस हम लोग देते हैं, तो इसमें जो जीएसटी लगता है इसको आईटीसी में लेना चाहिए क्या, क्या करना चाहिए सर? देखिए, आईटीसी मिल जाएगा अगर हमारी फर्म्स की ही मेंबरशिप होती है। हमारी जो बेसिकली फर्म्स हैं वही फीस देती हैं उसकी, तो उसका क्रेडिट बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर? मेंबरशिप फी हम अपने एसोसिएशन की बात कर रहे हैं या किसी और की? नहीं, जैसे आईए की मेंबरशिप हम लोग लेते हैं और उसमें जो जीएसटी लगता है 18%, वो 18% जो अमाउंट है उसका बिल्कुल मिलेगा ना सर, क्रेडिट पूरा मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। उदित जी, उदित आजाद जी। थैंक यू सर। शशांक भाई साहब नमस्कार। दो प्रश्न ये टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं अपने कस्टमर को, तो टीडीएस के अंडर वो 1% टीडीएस सीजी एसजी या आईजी जो भी एप्लीकेबल है उस पर डिडक्ट करते हैं, उसको जमा करते हैं। यदि ये जमा करने में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, सपोज मैंने मार्च में इनवॉइस रेज करी और उसने अप्रैल में जमा किया या 2 साल बाद जमा किया किसी भी कारणवश, नोटिस आता है कि ये टीडीएस आपकी सेल से मैच नहीं कर रहा, आपकी सेल कम है, तो इसको एक्सप्लेन करिए। उस एक्सप्लेनेशन में हम ये बाइफरकेशन देते हैं कि ये टीडीएस इस साल की सेल के अगेंस्ट डिडक्ट हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट मैचिंग विद अवर एनुअल फिगर्स। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? ये मैटर इनकम टैक्स में भी होता है, ये मैटर जीएसटी में भी होता है। सर ये एक रूटीन इशू है बेसिकली। देखिए, बिजनेसेस आर कंटिन्यूइंग इन नेचर, और समहाउ लॉज ऐसा कहते हैं कि किसी एक ईयर की सब फिगर्स प्रिसाइजली और एक्यूरेटली मैच हो जाए। और स्पेशली ये इश्यूज अभी और ज्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं क्योंकि सिस्टम्स ड्रिवन नोटिसेस आने लगे हैं, एआई को एम्बेड कर लिया गया है।
तो एआई तो बेसिकली फिगर से फिगर मैच करता है। अब ये ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेस तो हम ही बता सकते हैं उनको। तो इट्स जस्ट एन इशू फॉर द सेक ऑफ इट, लीगैलिटी इसकी कोई है नहीं। ऑलवेज इट इज केस टू केस बेसिस, हम बिजनेस ओनर्स एंड एज पर हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ही बता सकते हैं किस वजह से ये डिफरेंस है। और इस तरह के इश्यूज को काउंसिल भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उनको रूट आउट करने के लिए जैसा मैंने आज डिस्कस किया भी कि कम से कम आरसीएम, आईटीसी ऑन होल्ड, इनवॉइस ऑन होल्ड, इस तरह के लिए लेजर बनाया गया है। मुझे लगता है आगे हम देखेंगे टीडीएस टीसीएस के लिए भी इस तरह के प्रोविजंस लाए जाएंगे कि आपको इस तरह के नोटिसेस अननेसेसरी फेस ना करने पड़े। सर इस केस में मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी में तो income tax has reversed that TDS which does not pertain to this year. और डिमांड नोटिस इशू हो गया है, तो इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों ही एक अल्टीमेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। उसमें सर देखिए, आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन टू देम। मैं जो मान के चल रहा हूँ आपको, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई सप्लाई होगी जिसमें जीएसटी टीडीएस है आपको, है ना, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी या कोई बिजली विभाग होगा। वहाँ बड़ा कॉमन है कि वो बड़े आराम से डिले कर देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्रोसेसेस प्रोसीजर्स हम लोग जानते ही हैं, बहुत ज्यादा अलाइंड नहीं होते। तो यू जस्ट नीड टू मेंशन अलॉन्ग विद फिगर्स, टू गिव देम अ प्रॉपर रिप्लाई कि किस वजह से डिफरेंस है और कहाँ पर ये जमा किया गया है। और एक बहुत बड़ा बोनाफाइड आपके लिए ये भी है कि आपकी गवर्नमेंट सप्लाई है सारी, तो जो टीडीएस रिलेटेड डिलेज हैं वो है, लेकिन यू कैन ऑलवेज प्रूव इट इज नॉट अ फॉल्ट एट योर एंड, इट इज इफ इट ऑल देयर इज अ फॉल्ट, देयर इज अ फॉल्ट एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैंने और चार्ट अकाउंटेंट से बात की थी, दे हैव रिकमेंडेड कि जब भी ऐसा केस होता है आप इमीडिएटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हर बार रिटर्न में ये चीज प्रेषित करें कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपने ऐसे किया है, टू कीप इट एज अ रिकॉर्ड। बट दैट इंक्रीजेस अ लॉट ऑफ कंप्लायंस साइड कि हम हर ऐसा रिटर्न रिप्लाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दें। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भी अपने पास रखिए। इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू। हिमो हाँ भाई साहब नमस्कार। भाई साहब मेरी ये है 17-18 के नोटिस में टैक्स मांगा था, हमने टैक्स जमा कर दिया था, पर डीआरसी 3 फाइल नहीं किया था, तो इस वजह से उन्होंने पेनल्टी लगा दी। हम अपील में चले गए हैं, तो अब ये अपील में हमारी पेनल्टी छूट जाएगी क्या? छूट जाएगी सर। और अगर आपका 73 का केस है, अगर अपील में ना छोड़े तो आप 1 नवंबर के बाद जो स्कीम आ रही है उसमें चले जाइएगा, उसमें 100% छूट जाएगी। तो अब 1 नवंबर के बाद हम जाएंगे तो हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा? उसके लिए एक फॉर्म नोटिफाई होगा सर, ओके। उस फॉर्म को हम ऑनलाइन भर देंगे हमारे पोर्टल के थ्रू, हाँ। केस की डिटेल भर देंगे उसमें, और अपना चालान लगा देंगे जिससे टैक्स पे किया है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अपील विड्रॉ करनी होगी पहले या अपील एग्जिस्ट करती रहेगी? अपील विड्रॉ करनी। अपील पहले विड्रॉ करनी होगी, तो अपील हम नवंबर में विड्रॉ करें, अभी तो ना करें? अभी नहीं करें, जब 1 नवंबर को स्कीम लाइव हो जाए, आप स्कीम को समझ लें, देख लें, तब उसके बाद। ओके जी, ओके, एक बारी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, मेरे ख्याल से सभी के क्वेरीज हो गई हैं और टाइम भी हो गया। मैं हमारे बीच विकास खन्ना जी हैं, लखनऊ चैप्टर चेयरमैन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आज की मीटिंग को समाप्त करते हुए सभी का धन्यवाद दें। विकास खन्ना जी। सर, आज जीएसटी में जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया, और क्वेश्चन आंसर्स का भी बहुत अच्छे से जवाब दिया, जो कि सबको समझ में आ गया। तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने आज इतना अमूल्य टाइम दिया अपना, क्योंकि आजकल रिटर्न्स का भी टाइम चल रहा है इस समय, सितंबर का। और आलोक सर का, अशोक सर का, और भी जितने सीनियर्स मेंबर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इससे पहले कंक्लूड करें, मैं बस एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के साथ मेरे को इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की भी जिम्मेदारी दी हुई है, और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में हमारे पास कुछ सेफगार्ड्स हैं। जैसे मेरी रामपुर में हमारे कुछ मेंबर्स हैं, उनसे बात हो रही थी जो मेंथॉल इंडस्ट्री में है, और उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट है कि फॉरेन से बहुत सारा माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सस्ते प्राइसेस पे हो रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसे और भी मेंबर्स के लिए अगर कोई ऐसा इशू है कि उनके ट्रेड को, उनके बिजनेस को इस वजह से इम्पैक्ट है कि कोई फॉरेन एंटिटी इंडिया में आके उनसे सस्ता माल बेच रही है, तो उससे अपने बिजनेस को कैसे सेव कर सकते हैं,
इसके लिए एक वेबिनार अगर हम करना चाहें तो उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगता है उससे भी मेंबर्स का बहुत फायदा होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पे अगर आप चाहें तो हम एक वेबिनार अपने मेंबर्स के लिए जरूर करनी चाहिए, हमें लगता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, इसको भी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सर। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री थैंक कृष्ण। यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर जय श्री रिकॉर्डिंग शेयर करा दीजिएगा। रिकॉर्डिंग शेयर करा देंगे सेशन की। सर आप अपना नंबर नोट करा दीजिए प्लीज, मैं देखिए, आपको व्हाट्सएप करती हूँ सर। 98370 98370 74 74 374। 374। अक्षय थोड़ा सा मैडम मेरा भी मेरे नंबर लिख लीजिए प्लीज। हाँ मेरा भी लिख लीजिए नंबर मैडम। सर आपको मैं शेयर कर दूंगी। हाँ नंबर है मेरा। हाँ हाँ आपका नंबर है सर, मैं आपको शेयर कर थैंक यू अभी मैम। विकास जी का नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक है, जी। मेरा है तो ठीक है। ओके थैंक यू।